गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व एंड पेंच नेशनल पार्क से रिलेटेड। क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कैमराज ने डिटेक्ट किया है पोचर्स को। बहुत सारे पोचर्स जो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इलीगली जानवरों को किल कर रहे हैं। यहाँ पर इनके हाथ में आर्म्स भी दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है इसका कि कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व जो कॉरिडोर है उसको जोड़ने वाला एक कॉरिडोर बनाया गया है। उस कॉरिडोर में बहुत सारे पोचर्स ने एनिमल्स को इलीगली किल किया है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो हम यहाँ पर बेसिक्स पॉइंट देख लेते हैं जो हमारी यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है। देखो, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसमें एक मंडाला, ठीक है, एक मंडला है एंड दूसरा है बालाघाट। ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो एमपी के हैं, यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। और दूसरा है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व भी 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट, पहला डिस्ट्रिक्ट सियोनी है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है। सियोनी और छिंदवाड़ा, ठीक है। हम इसको आपको इलॉबरेटली पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, केवल आप अभी सुनते रहिए। सियोनी एंड छिंदवाड़ा। आप अगर एमपी का मैप बनाएंगे, कुछ इस तरह का एमपी का मैप है, एक रफ मैप बना लेते हैं, पूरा तो मैप मैं अभी नहीं बना सकता। तो यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व है, तो बॉर्डर पे एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पेंच टाइगर रिजर्व। तो यहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट और यहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट। और पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा रेंज से होते हुए नीचे तक महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। आप यह देखेंगे थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, मगर आप इसे सर्च मारेंगे किसी भी वेबसाइट पर यूपीएससी से रिलेटेड या विकिपीडिया पे, तो ये स्ट्रेच है महाराष्ट्र में, मगर पेंच टाइगर रिजर्व केवल एमपी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो 1955 में एज अ नेशनल पार्क घोषित किया गया। 1955 में एज अ नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया और 1973 में एज अ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्योंकि टाइगर रिजर्व 97 वो जो प्रोजेक्ट टाइगर था ना हमारा, वो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड वो 1973 में ही लॉन्च किया गया था। और पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आपका जो नैनीताल में स्थित है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको घोषित किया गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ, पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क को, ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हमने कान्हा के बारे में जाना। देखो, और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कान्हा से रिलेटेड ये है कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में कान्हा टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट नेशनल पार्क। देखो, कोई भी टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, वो एक ही वक्त में नेशनल पार्क भी हो सकता है, टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए मैं बार बार नेशनल पार्क नाम ले रहा हूँ और टाइगर रिजर्व नाम ले रहा हूँ। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में डिफरेंसेस होता है, वो हम देखेंगे। उन डिफरेंसेस को देखेंगे कि कोर एरिया, बफर एरिया में क्या डिफरेंसेस होता है। देखो, जैसे क्या नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क एक ही स्पेसीज के प्रोटेक्शन पर ध्यान देती है, जबकि टाइगर रिजर्व है सारी स्पेसीज के प्रोटेक्शन पर ध्यान देती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे टाइगर रिजर्व में कोर एरिया में कुछ भी करना आपको अलाउ नहीं होता, नेशनल पार्क में भी आपको कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ पर ग्रासेस कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो बारासिंगा है, तो हम जानते हैं बारासिंगा बहुत सारे सेंट्रल और नॉर्थन एरिया के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में मिलता है। तो बारासिंगा का दूसरा नाम जो है वो स्वैम्प डीर है, स्वैम्प डीर। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, केवल आप सुनते रहिए और माइंड मैप बनाते रहिए। स्वैम्प डीर है, स्वैम्प डीर आप अक्सर अगर सफारी के लिए जाते होंगे किसी नेशनल पार्क में, तो आपको जो गाइड करने वाला होगा वो बहुत सारे डीर दिखाता होगा, स्वैम्प डीर दिखाएगा और अलग अलग तरह के डीर दिखाएगा। तो बारासिंगा को ही स्वैम्प डीर कहते हैं और ये IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोट डाउन दिस, ठीक है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में से रखा गया है।
ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, इसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बस आप अभी मैं बार बार कह रहा हूँ सुनते रहिए और माइंड मैप की फॉर्म में नोट करते रहिए। और मैंने आपको बताया पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। और ये सतपुड़ा रेंज, जो सतपुड़ा हिल्स है यहाँ पर, ये सतपुड़ा हिल्स जो हैं ये इसको आगे बढ़ते हुए इसी रेंज में महाराष्ट्र में जाके टच करता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें कंप्राइज हैं पेंच टाइगर रिजर्व में, प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली सेंचुरी। ठीक है, और पेंच नेशनल पार्क की एक खासियत है, पेंच को जो दो भागों में डिवाइड करती है वो पेंच रिवर है। ऐसे एक रिवर गई है नॉर्थ से साउथ में, तो वो नॉर्थ से साउथ में जाने वाली रिवर के नाम पर ही पेंच नेशनल पार्क का नाम पेंच पड़ा, क्योंकि उस रिवर का नाम पेंच रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कान्हा नेशनल पार्क और कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आप ये मत सोचिए कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने गलत बताई है, क्योंकि जो भी मैंने बताया वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। देखो सियोनी और छिंदवाड़ा दो डिस्ट्रिक्ट, यूपीएससी ने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन डाला था कि ये एक टाइगर रिजर्व का नाम दिया था और पूछा था ये टाइगर रिजर्व दो डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज ये आ गए थे, सोच रहे थे यार दो टाइगर रिजर्व, ये सब चीज़ें छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल हम कैसे याद रखेंगे। मगर याद कुछ नहीं रखना है, एक एजम्पशन क्रिएट हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ साथ। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या हुआ है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे यूपीआई लाइट एक्स। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं ताकि यूपीआई और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेहतर किया जा सके। जितना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा उतनी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा हमारी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, वेलफेयर पॉलिटिक्स प्रोड्यूस करेगी। ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हमारे गवर्नर शक्तिकांता दास ने बहुत सारे प्रोडक्ट को अनवील किया है। तो हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होती है। देखो आप ये चीज़ जान लीजिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट के लिए। रिटेल पेमेंट क्या होता है, जैसे बहुत सारे हम 100 रुपये ट्रांजैक्शन करते हैं, 200 रुपये ट्रांजैक्शन करते हैं, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जो कॉरपोरेट सेक्टर पे नहीं होते हैं, बहुत कम लेवल पे होते हैं। तो उससे रिलेटेड ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये इनिशिएट किया था आरबीआई ने और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। मतलब जब इसको एक्ट आया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 आया, तो उस टाइम पर इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पर आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। और इंडियन बैंक एसोसिएशन में बहुत सारे बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, ये सारे बैंक्स इसके अंदर आते हैं। तो ये एक रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में तैयार हुआ। आज यूपीआई इतना फेमस है कि यूपीआई को हमारे द्वारा सिंगापुर को भी दिया गया है। ठीक है, सिंगापुर ने भी इसे एब्जॉर्ब किया है। तो ये चीज़ एक जान लेने की है कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, आज सिंगापुर जैसी कंट्री उसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है। अगला पॉइंट जान लेते हैं हम, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको सेक्शन 56 के अंदर 90 कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट एक कंपनी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह कंपनी एक्ट 1956 के अंदर था। अब ये एज अ कंपनी वर्क करता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, मतलब पहले जब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रखा गया। जैसे ही कंपनीज एक्ट 2003 आ गया, 2013 आ गया, और 2013 के आते ही इसे
इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर क्या चीज़ हमें पता चलती है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एज अ कंपनी भी वर्क करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी वर्क करती है। तो इसलिए इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। आपसे डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है क्या ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज अ कंपनी है? आप कंफ्यूज में हो जाओगे, कहोगे यार ये तो एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसका खुद का एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, मगर दो काम ये करती है, एक तो स्टेचुटरी बॉडी है ही, मगर उसके अलावा कंपनी एक्ट में एज अ कंपनी भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। वही बात आगे बताई गई है कि ये इनोवेशन लाता है बहुत सारी चीज़ों में और रिटेल पेमेंट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंक्लूड करता है और अपनी रीच बढ़ाता है। आप रीच देख ही सकते हैं, आप इसकी रीच इस तरह से दे सकते हैं कि ऑफलाइन तक पेमेंट हो जाता है। आप #हैशटैग करके कोड प्रोवाइड करती है कंपनी और उस कोड के आधार पर आप कीपैड वाले मोबाइल से तक पेमेंट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे चीज़ बताई गई है, वही बात बताई गई है इंडियन बैंक एसोसिएशन को जो प्रमोट करते हैं वो 10 मेजर बैंक है, जैसे इन्होंने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HSBC, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ये पता होना चाहिए। रेगुलेटरी बोर्ड होता है NPCI का, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आप देख लेते हैं NPCI सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है। जब शुरू में NPCI आया था, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में आया था, तो उन्होंने भारत बिल पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया था। इंटरफेस क्या होता है कि आप जो है किसी भी दो बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, ये देख लो, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर जो पेमेंट का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो एक दूसरे से एक इंटरमीडिएटरी प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो भारत बिल पेमेंट इंटरफेस स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया रिटेल पेमेंट में बढ़ावा देने के लिए, मेड फॉर एग्रीगेटर एंड बिल पेयर्स। वही एग्रीगेटर और बिल पेयर्स मतलब जो आपस में आप एक दूसरे से पेमेंट कर। उसके बाद इसने लॉन्च किया इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो UPI है वो इसी पे वर्क करता है। आप ये चीज़ जान लीजिए, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में पूछे जाने की, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है? जब स्टार्टिंग में पेमेंट किया जाता था NEFT के द्वारा, NEFT, तो इसमें जब पेमेंट कर देते थे तो सेटलमेंट होने में 24 आवर्स लगते थे। आपने पेमेंट कर दिया, बच्चे के पास पेमेंट नहीं पहुंचा है हॉस्टल में, वो बच्चा परेशान है कि अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए, मगर उसके बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज लॉन्च किया, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज में क्या हो जाता, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता था पैसे का, ठीक है। जब भी आप 24/7 मतलब 24/7 ये सुविधा उपलब्ध थी और आप कभी भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते थे इमीडिएट पेमेंट सिस्टम से, सही है, सर्विसेज से। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है और इसी के ऊपर UPI वर्क करता है। UPI तुरंत मैसेज भेजता है, वो जो वर्किंग है वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने रुपे कार्ड इशू किए। रुपे कार्ड जब इशू किया गया था NPCI के द्वारा, तो मास्टर कार्ड वगैरह ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि आप ऐसे प्राइवेट फर्म में कंपटीशन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट कंपनी हैं। तो मगर रुपे कार्ड ने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कार्ड प्रोवाइड किए, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए, डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए, प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड किए। प्रीपेड कार्ड वही होते हैं जिसमें लिमिटेड मनी होती है, आप उसे मेट्रो में यूज़ कर सकते हैं, किसी शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। प्रीपेड 300 मिलियन रुपे कार्ड अब तक इंडिया में बांटे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखो मैंने वही बात बताई थी, USSD सर्विसेज, ये ऑफलाइन ऐप होता है ना, जो ऑफलाइन मोबाइल होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। आप मोबाइल जैसे कीपैड वाला यूज़ कर रहे हैं, आप जब कीपैड वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप स्टार और 1 2 3 ऐसे समथिंग नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, हैश करके आप कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमें पता होना चाहिए USSD की फुल फॉर्म क्या, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, ठीक है। मेक बैंक सोल्यूशन विदाउट द नीड ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। देखो वही बात आई, कोई इंटरनेट और स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के आप डायरेक्टली पेमेंट भेज सकते हैं। भीम तो एक UPI का इंटरफेस ही है।
भीम के द्वारा बहुत सारी यूपीआई हम बना सकते हैं। भीम ही ने वर्चुअल एक एड्रेस हमें प्रोवाइड किया था, कंप्लीट पेमेंट ट्रांसफ़र इसी भीम ऐप के ही थ्रू हम स्टार्टिंग में पेमेंट ट्रांसफ़र करते थे। मगर उसके बाद क्या हुआ, भीम की आईडी डिफरेंट ऐप में यूज़ होने लगी। देखो बताया गया वर्चुअल पेमेंट एड्रेस प्रोवाइड करता है, नो स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र फंड विया भीम। भीम के थ्रू भी आप कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी ऐप की, और आप जो है स्टार और हैशटैग से कर सकते हैं पेमेंट। यूपीआई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसके द्वारा डिफरेंट बैंक के बीच में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये एनपीसीआई से रिलेटेड आर्टिकल था। मेरे हिसाब से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि एनपीसीआई किस एक्ट से पावर डिफाइन करती है, ठीक है। दूसरी बात, एनपीसीआई कोई कंपनी है या नहीं है, ठीक है, किस कंपनी एक्ट के अंदर आती है। तीसरी बात, एनपीसीआई के एक्ट को क्या कहा जाता है और एनपीसीआई किस किस के द्वारा बनाई गई है, आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अगर कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके आपको डायरेक्टली समझाएंगे। अगला आर्टिकल जो है हमारा नटराजा के बारे में है। देखो नटराजा जो एक सिंबल है वो हमारे गॉड हैं शिव जी, उनको रिलेट करता है, ठीक है। तो दिल्ली में जब G20 समिट हुआ तो बहुत लार्ज एक नटराज की मूर्ति स्टेबलाइज की गई मंडपा के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर नटराजा से रिलेटेड बेसिक्स हैं जो हमारे आर्ट एंड कल्चर में अक्सर आते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। मैं इसके आपको अभी के अभी PDF बनाकर नोट्स प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पर। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम इसको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर नटराजा के कुछ सिंबल देख लीजिए। मैंने एक मैप यहाँ पर दिखाया है और एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया है। तो दो डायग्राम में हम देखते हैं। देखो पहली चीज़ क्या है, ये जो फ्लेम दिखाई गई है, ये फ्लेम सिंबलाइज करती है डिस्ट्रैक्शन को, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को दिखाती है। ड्रम जो दिखाता है सिंबलाइज करता है वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। जो ड्रम है हमारे शिव जी के राइट हैंड, अपर राइट हैंड में, वो बताता है कि क्रिएशन ऑफ, कैसे क्रिएशन डमरू के द्वारा क्रिएशन की गई है दुनिया की, ठीक है। जो लेग्स हैं ये अभिनय, देखो अपर राइट, जो लोअर राइट हैंड है, ठीक है, ये देखो आर्म एंड लेग ऑनर द ड्यूलिटी रिवीलिंग एंड कंसीलिंग, अब अभय मुद्रा दिखाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये अप्सरा, अप्सरा जो है ये यहाँ पर अप्सरा दिखाता है सिंबॉलिक ऑफ ओवरकमिंग ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। मतलब आप लेफ्ट पैर से जो अप्सरा है इसको ड्वार्फ अप्सरा, अप्समारा, जो ड्वार्फ अप्समारा है इसको आप एक मतलब मार रहे हैं, इसके ऊपर डांस कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप इग्नोरेंस को ख़त्म कर रहे हैं, डार्कनेस को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ देखो यहाँ पर बताई गई है। लॉर्ड जो नटराजा है वो एक डांस फॉर्म है, शिवाजी की हिंदू गॉड हैं, उसमें कॉस्मिक डांस फॉर्म के बारे में बताया गया। मैनी शिवाइट जो टेम्पल है साउथ इंडिया में, वहाँ पर इस नटराजा के सिंबल को रखा गया है, ठीक है। तो ये एक चोला आर्किटेक्चर, जो साउथ इंडिया में चोला एम्पायर था, हम इस चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। चोला एम्पायर था, उसको ये दर्शाता है कि चोला स्कल्पचर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये नटराज, ठीक है। मतलब चोला में जितने स्कल्पचर हुए हैं उसमें से वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है ये नटराज स्कल्पचर। देखो नटराज स्कल्पचर की कुछ खासियत बताई गई है। देखो अपर राइट हैंड जो होल्ड किए हुए है वो ड्रम को, मैंने बताया आपको, ये अपर राइट हैंड, ये देखो अपर राइट हैंड जो है ड्रम को होल्ड किए हुए। तो अपर राइट हैंड जो होल्ड किए हुए है ड्रम को, वो साउंड ऑफ क्रिएशन है, मतलब क्रिएशन को बताता है। ऑल क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम ग्रेट साउंड ऑफ डमरू, मतलब जो ऑल क्रिएशन आई है वो शिव जी के ग्रेट साउंड ऑफ डमरू से बनी है। अपर लेफ्ट हैंड जो है वो इटर्नल फायर को दिखाता है, वो डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। मैंने देखो अभी बताया था, ये लेफ्ट हैंड है अपर, यहाँ पर फ्लेम ऑफ फायर है, ये सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्शन को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करती है। और लोअर राइट हैंड रेज्ड इन अ जेस्चर ऑफ अभय मुद्रा, मतलब लोअर राइट हैंड अभय मुद्रा में है। आप ये देखो, ये लोअर राइट हैंड है, अभय मुद्रा में है, ये अभय मुद्रा जेस्चर को शो करती है। और अभय मुद्रा क्या करती है,
बेनेडिक्शन एंड रीएज्योरिंग द डिवोटी नॉट टू अफ्रेड। मतलब डिवोटी अभय मुद्रा कहना चाह रही है, आप डिवोटीज बिल्कुल भी किसी भी शैतानी पावर से मत डरिए, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। लोअर हैंड जो है पॉइंट टूवर्ड अप्रेज फुट, मतलब लोअर हैंड जो है, देखो ये लोअर हैंड, ये लोअर हैंड है, ये आपके नीचे राइट जो हमारा लेफ्ट लेग है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप पाथ ऑफ साल्वेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप पाथ ऑफ साल्वेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, इंडिकेट द पाथ ऑफ साल्वेशन, ठीक है। शिवा इज डांसिंग ऑन फिगर ऑफ स्मॉल ड्वार्फ, मैंने बताया स्मॉल ड्वार्फ जैसे उन्होंने ये वर्ड यूज किया है। अपास मारा, अपास मारा याद रखना आप, ये अपास मारा है, ये इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए यूज हुआ। देखो इन्होंने यहाँ बताया होगा सिग्निफिकेंस, सिग्नोरेंस, देखो सिंबलाइजेज इग्नोरेंस एंड ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब आप जो इंडिविजुअल ईगो शो करता है उसको दिखाया गया है, और इग्नोरेंस, किसी को आप इग्नोर मत करो, गरीब को सताओ मत, ईगो मत दिखाओ, यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो यही, और रिवर के फ्लो को दिखाया गया। मतलब जो मेन फीचर थे मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे फीचर हैं इसमें, आप अगर धीरे धीरे उसे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे क्लियर होता चला जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि शिवा जो है, आधा जो ईयर है वो शिवा का मेल की फॉर्म में है, और आधा ईयर जो है वो फीमेल की फॉर्म में है। देखो ऑन 1 ईयर ऑफ द शिवा हैज मेल ईयरिंग एंड वाइल द अदर हैज फीमेल। मतलब 1 में मेल ईयरिंग पड़ा है और आधे में फीमेल ईयरिंग है। दिस रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ ऑफन रिफर्ड एज अर्धनारीश्वर, ठीक है, उसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, शिवा के जो स्नेक्स पड़ा है, स्नेक्स का मतलब है कि आपके गले में एक स्नेक्स पड़ा हुआ है, सिंबलाइज करता है वो कुंडलिनी पावर को। कुंडलिनी पावर क्या होता है कि एक ऐसी पावर है जो ट्रू कॉन्शियसनेस को दर्शाती है। मतलब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे स्नेक्स पड़ा हुआ है, ये स्नेक्स जो है ट्रू कॉन्शियसनेस को दिखाता है, ठीक है। जो शिवा की ट्रू कॉन्शियसनेस है, ट्रू कॉन्शियसनेस क्या होती है कि आप हर चीज़ से अवेयर हैं, कॉन्शियसनेस, आप अनकॉन्शियस नहीं है, कौन सी चीज़ दुनिया में क्या हो रही है, आप ट्रू कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो ये स्नेक्स जो है वो ट्रू कॉन्शियसनेस को दिखाता है। मतलब यहाँ पर हमने देखा हॉलिस्टिक फीचर, यहाँ पर देखे कि शिव जी की जो नटराजा का सिंबलाइज मूर्ति है, मतलब सिंबलाइज ये आर्टिफैक्ट है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये चीज़ें हमने सब देखी कि अभय मुद्रा कौन सी चीज़ दर्शाती है, ठीक है, कौन सी चीज़, डमरू क्रिएशन को दर्शाता है, फ्लेम, फायर की जो लेफ्ट हैंड में फ्लेम है, फ्लेम जो है वो डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, डमरू जो दिखाता है क्रिएशन को दिखाता है, अभय मुद्रा आपको बताती है कि आप डिवोटीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपस्मारा जो नीचे दिखाया गया है, ये अपस्मारा दिखाता है कि इग्नोरेंस, और जो इग्नोरेंस होती है और ईगो होती है, जो आदमी को ख़त्म कर देती है। तो इस मतलब आर्टिफैक्ट की हमने इंपॉर्टेंस देखी। ये यूपीएससी के द्वारा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।